हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। फ्रेंड्स, एक वीक तक मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर आज से हमारी क्लासेस फिर से रेगुलर हो जाएंगी और हम अपने हिस्ट्री का सेशन इसी तरह से चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ज्योग्राफी हमारी क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और इससे पहले के जो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हिस्ट्री शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इंसान खुद को ग्रो किया, खुद वो किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ, हंटर गैदरर से वो किस तरह से एक फूड ग्रो करने वाला बना। ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग जान लेते हैं कि हंटर गैदरर्स किसे कहते हैं। हंटर यानी कि जानवरों को मारने वाला, और गैदरर्स, गैदरर मतलब चीज़ों को जमा करने वाला, फूड इकट्ठा करने वाला, अपने खाने पीने की चीज़ों को एक जगह जमा करने वाला। तो जो हंटर गैदरर्स होते हैं वो क्या करते थे, हंटर गैदरर्स जो पुराने ज़माने में होते थे वो लोग बड़े बड़े जानवरों को मार देते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, जितनी भी खाने पीने के फ्रूट्स होते हैं उसे जमा करते थे, रूट्स को जमा करते थे, नट्स, सीड्स, लीफ, स्टॉक, एग्स, ये सारे कुछ अपने खाने के लिए वो लोग क्या करते थे, जमा करते थे। तो इसलिए उसे क्या कहते थे, हंटर गैदरर्स। और हंटर गैदरर्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह में मूव करते थे, मतलब एक ही जगह पे वो लोग नहीं रहते थे, वो हमेशा अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। तो ये जो प्लेस टू प्लेस जो जाना था वो क्यों जाते थे, उसके लिए 4 रीज़न थे। 4 रीज़न क्या कहते हैं। जो फर्स्ट रीज़न था कि जब जो लोग उस वक्त में एक जगह पे रहते थे तो उस जगह का जितना भी रिसोर्सेस होता था वो लोग खा लेते थे, ख़त्म हो जाता था कुछ टाइम के बाद। तो क्या होता था, फिर उस जगह के जितने रिसोर्सेस है, एनिमल है, फ्रूट्स है, सारा कुछ ख़त्म होने के बाद वो लोग फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। जो सेकंड रीज़न है वो ये था कि एनिमल्स मूव करते थे, जिसकी वजह से लोगों को भी मूव करना पड़ता था, क्योंकि जो एनिमल्स है वो लोग तो उनकी बात मानकर एक जगह तो रहने वाले नहीं हैं, वो अपनी सहूलत के हिसाब से एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जब एनिमल्स जाते थे तो एनिमल का शिकार करने वाले जो लोग रहते थे वो लोग भी क्या करते थे, वो लोग भी दूसरी जगह उनके पीछे पीछे चले जाते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, अब जो सेकंड रीज़न तो मैंने बता दिया, थर्ड रीज़न जो था उन लोगों के मूव करने का उस वक्त के हंटर गैदरर्स का, वो ये था कि क्या ट्रीज़ और प्लांट्स जो डिफरेंट सीज़न में होते हैं, तो डिफरेंट सीज़न के हिसाब से वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। जिस सीज़न में जो फ्रूट है उन लोगों को उसकी ज़रूरत है तो उसके हिसाब से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और जो फोर्थ रीज़न है वो था, ये था कि पानी, क्योंकि पानी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो उस वक्त के जो लोग रहते थे वो ज़्यादातर चाहते थे कि वो लोग वाटर बॉडीज़ के चारों तरफ ही रहे ताकि उन लोगों को पानी की कमी ना हो। तो वो लोग वाटर की वजह से भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कुछ इलाके ऐसे होते हैं पेरेनियल मतलब क्या होता है, जिसमें सालों भर पानी रहता है, तो उन जगहों के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो सीजनल वाटर होते थे तो फिर उन लोगों को जगह चेंज करना पड़ता था। इसी तरह वो लोग डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के हिसाब से वो लोग जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोग उन लोगों के बारे में, उन हंटर गैदरर्स के बारे में जानते कैसे हैं। तो हम लोग जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उनका पता लगाते हैं, तो वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो लोग बहुत सारी चीज़ें हंटर गैदरर्स की यूज़ की हुई चीज़ों को उन लोगों ने पाया है। तो इस तरह से हम उनके बारे में जान पाते हैं। तो जो उस वक्त के मतलब लोग जो थे वो लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के टूल्स इस्तेमाल करते थे। कोई लकड़ी से बना हुआ, कोई हड्डी से बना हुआ, कोई स्टोन से बना हुआ, लेकिन उसमें जो स्टोन टूल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पर मिली, जिसकी वजह से हम लोग उस दौर के लोगों के बारे में जान पाते हैं। तो ये जो टूल्स थे वो इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते थे, मीट गोश्त को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, स्कार्प बार्क फ्रॉम ट्रीज़, हाइड्स एनिमल स्किन, एनिमल के स्किन को उतारने के लिए,
फ्रूट को कट करने के लिए, रूट को कट करने के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें वो लोग खाने पीने के लिए यूज़ करते थे या अपनी ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए, वो तमाम चीज़ों को वो लोग टूल्स की मदद से बनाते थे, टूल्स की मदद से उन्हें कट करते थे, टूल्स का इस्तेमाल करके वो लोग अपनी ज़िंदगी में सरवाइव करते थे। देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया कि किस तरह से, जैसे नोकीले पत्थर से उन्होंने कोई चीज़ को काट लिया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में वो लोग अपने इन टूल्स का, स्टोन टूल्स का, वुड टूल्स का इस्तेमाल करते थे। डिगिंग में, खोदना हुआ ज़मीन को, इस तरह से बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा पेज में क्या है, एक मिनट। देखिए ये यहाँ पे एक मैप आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का यहाँ पे मैप दिया गया और इसमें जो रेड आप लोगों को जितने भी प्लेसेस नज़र आए, जो रेड से मार्क किया गया है, वो तमाम वो जगह हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को बहुत सारी एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के। तो हम इस मैप में देख सकते हैं कि जितने भी प्लेसेस जो रेड ट्रायंगल्स हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट लोग उन लोगों को वो सारे प्लेसेस को बताए हैं कि ये जो वो साइट्स है जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंस पाए गए हैं। और हंटर गैदरर्स ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे, ज़्यादातर वो लोग सोर्स ऑफ वाटर जहाँ उन लोगों को मिलता था, जहाँ जैसे रिवर, लेक्स, उन जगहों पर ये हंटर गैदरर्स ज़्यादातर पाए जाते थे, ठीक है। जितने भी यहाँ ट्रायंगल्स, रेड ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ से एविडेंस मिले हैं किसके, हंटर गैदरर्स के मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए जो अब हम लोगों ने तो पहले जान लिया कि स्टोन टूल्स कितने मतलब इम्पॉर्टेंट थे। तो अगर स्टोन टूल्स ज़्यादा बेहतर से बेहतर होंगे, मतलब वो ज़्यादा नुकीले होंगे, ज़्यादा उनको यूज़ किया जा सके, तो उसके लिए क्या करते थे, जो उस वक्त के लोग थे वो पूरी कोशिश करते थे कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर गुड क्वालिटी का स्टोन हम लोग को मिल जाए, ताकि इसका इस्तेमाल हम लोग अपने ज़िंदगी में आसानी से कर सके। तो इस तरह के भीमबेटका का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पे ये एक केव या रॉक शेल्टर है, एक गुफानुमा बना हुआ है, यहाँ पे भीमबेटका में है। तो ये एक नेचुरल केव है और ये जो है ना, ये नेचुरल केव जो उस वक्त के लोग थे उन लोगों को शेल्टर देते थे। मतलब वो लोग इसकी मदद से रेन से बच सकते थे, हीट से बच सकते थे, विंड से बच सकते थे। ये एक तरह का उन लोगों का मान लीजिए कि घर हो गया। तो ये नर्मदा वैली के पास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करेंगे कि भीमबेटका एक जो नेचुरल केव है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा वैली के किनारे है। देखिए यहाँ पे मैप में ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए भीमबेटका तो ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे हंटर गैदरर्स के प्रूफ मिले हैं और यहीं पे रॉक शेल्टर में वो लोग उस वक्त के लोग रहा करते थे। फिर नेक्स्ट देखिए हम लोगों का, मैनी ऑफ दिस केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैज पेंटिंग। ये उस वक्त के जो ये केव्स थे उस पर बहुत सारे पेंटिंग्स वॉल पे बने हुए थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसका मध्य प्रदेश है जो यूपी में, साउदर्न यूपी में। और ये जो पेंटिंग्स इसमें वाइल्ड एनिमल्स के तस्वीरें मिलते हैं और उस वक्त की मतलब क्या स्किल, उन लोगों का काम का स्किल, वो सब हम लोगों को इस पेंटिंग के ज़रिए समझ में आ जाता है। तो उसकी यहाँ पे तस्वीर दी गई है कि किस तरह से वहाँ पे उस वक्त के जो गुफानुमा केव्स थे उस पर किस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए साइट्स क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि भीमबेटका एक साइट्स है, नेचुरल केव से वहाँ पे पाया जाता है। तो साइट्स कहते किसे हैं, तो साइट जो होते हैं वो ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के हम लोगों को रिमेनिंग थिंग्स मिले हैं, जैसे कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स के रिमेन्स और बहुत सारी लोगों के हाथों से बनाई हुई चीज़ें। तो ये सब जो अर्थ सरफेस पे पाया गया है, कहीं पे कबर के अंदर, कहीं पे वाटर के अंदर, इस तरह से बहुत सारी जगहों पे जो रिमेन्स पहले वक्त के, उस वक्त के ज़माने के जो भी टूल्स या पॉट्स ये सब कुछ मिलते हैं उसे कहते हैं हम लोग साइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि कुरनूल केव्स है, यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ ऐश पाया गया है। कहाँ पे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ट्रेसेस ऑफ ऐश कहाँ पे पाया गया है, तो वो पाया गया है कुरनूल केव्स में पाया गया है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि उस राख से, ऐश मतलब होता है राख, तो राख से क्या पता चलता है कि उस वक्त के जो लोग थे फेमिलियर थे, आग जलाना जानते थे। इस तरह से बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो बची हुई देखते हैं उससे पता लगाते हैं कि उस वक्त के लोग क्या क्या चीज़ से वाकिफ़ थे, क्या चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे।
तो इससे ट्रेसेस ऑफ ऐश देख के कुरनूल केव्स में पता चलता है कि उस वक्त लोग जो थे फेमिलियर थे फायर से। ठीक है, फायर का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में वो लोग कर सकते थे, जैसे लाइट जलाने में, मीट को रोस्ट करने में, और इस तरह से बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए वो लोग आग का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए यहाँ पे अब है पैलियोलिथिक। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग उस वक्त के थे, तो वो लोग तो सारा कुछ स्टडी करते हैं कि कब कौन सा टाइम, उसको एक नाम दिए। तो जो अर्लीस्ट पीरियड जो था उस वक्त का, उसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज उसको कहा जाता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उस वक्त के, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ही क्या करते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उस वक्त का जो टाइम था, जो अर्लीस्ट पीरियड था, उसको बोलते थे आर्कियोलॉजिस्ट। उसको क्या नाम दिए थे, उसको दिए थे नाम पैलियोलिथिक एज। तो जो पैलियोलिथिक है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पैलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन का जो एज था। तो ये उस वक्त के जो स्टोन टूल्स उस वक्त में इस्तेमाल होते, तो इस पूरे पीरियड को कह दिया गया पैलियोलिथिक एज। और ये कब से कब तक रहा, ये 2 मिलियन, आज से 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000, आज से 12,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज। और ये जो टाइम पीरियड है इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, और हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री का 99% है वो इसी पैलियोलिथिक एज में है, और बाकी उसके बाद से जो है वो सिर्फ 1% हम लोगों को ह्यूमन हिस्ट्री का मिलता है। तो जो ये पीरियड था जब इन्वायरमेंटल चेंज, वो तो हो गया पैलियोलिथिक। उसके बाद हमें हम लोग का आता है मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक किसे कहते हैं, तो जब बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेंजेस होने लगी, उसके बाद 12,000 साल तक का जो टाइम था वो तो था पैलियोलिथिक। उसके बाद 12,000 से लेकर 10,000 साल तक के बीच को जो टाइम था उसको कहते हैं मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज। ठीक है, और इस वक्त जो स्टोन टूल्स इस्तेमाल होते थे वो क्या थे, वो बहुत टीनी थे, और इसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इस जो मेसोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे उसको कहते हैं माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। और जो माइक्रोलिथ्स थे वो क्या थे, वो बोन्स के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा, पहले से ज़्यादा बेहतर, पहले से ज़्यादा शार्प इस वक्त में आने लगे थे जितने भी स्टोन टूल्स थे। तो जो उसके बाद हो गया मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक जो 10,000 साल के बाद से जो ज़माना था वो था नियोलिथिक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब वो सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, फिर किस तरह से वो लोग जानवरों को मार कर उनका गोश्त खाते थे, उनके चमड़े को ओढ़ते थे, अपने गर्म सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, इस तरह से। उसके बाद जब बहुत सालों के बाद धीरे धीरे क्या इंसान डेवलप होता जा रहा है, तो जब एक यहाँ पे चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब 12,000 साल पहले में मेजर चेंजेस हुए हमारे क्लाइमेट में, हमारे पूरी दुनिया के क्लाइमेट में, तो उसकी वजह से वार्म कंडीशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ग्रास लैंड डेवलप होने लगे, धीरे धीरे ग्रास लैंड, घास उगने लगे, बड़े बड़े ग्रास लैंड बनने लगे। तो उसकी वजह से, ग्रास लैंड की वजह से बहुत ज़्यादा डियर, गोट, शीप, कैटल वगैरह भी वहाँ पे आने लगी, उसका इस्तेमाल करने लगी। तो इस तरह से फिर लोगों ने क्या सोचा, जो उस वक्त के थे वो लोगों ने पहले तो वो लोग हंटिंग करते थे एनिमल्स का, लेकिन अब वो लोग इन जानदारों को देखने लगे, उनके फूड हैबिट्स को जानने लगे, कब उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, कब वो लोग, मतलब अब इंसान जो है जानदार को समझने लगे। अब उनका ख्याल था कि वो इसे तो हंट करेंगे, लेकिन अब वो लोग चाहते थे इसे पालना, उसको पालना चाहते थे, फिशिंग करना चाहते थे। और जो इंसान धीरे धीरे डेवलप होने लगे, डेवलप होने की वजह से वो लोग क्या करते, हार्डिंग और रेयरिंग करना उन लोगों के माइंड में आया कि अब हम लोगों को इन जानवरों को पालना चाहिए, क्योंकि मार देने से तो वो ज़्यादा दिन तक उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमेशा उन लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उन जानदारों को पालेंगे तो उससे बहुत सारे उन लोगों को फ़ायदे पहुँचेंगे। तो इस तरह से वो लोग अब क्या करना शुरू कर दिए, हार्डिंग और रेयरिंग करना शुरू कर दिए। तो फिर इस तरह से वो लोग क्या किए, उन लोग का माइंड डेवलप हुआ, और वो लोग फार्मिंग और हार्डिंग किस तरह से शुरू करी, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो लोग, उन लोगों के माइंड में ये ख्याल आया कि किस तरह से हम लोग जानवरों को पाल कर उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब बहुत सारी ग्रास लैंड के साथ साथ बहुत सारी जो ग्रेन्स वो जब उगने लगी, जैसे कि वीट, बार्ली, राइस, जब नेचुरली वो सारे कुछ
नेचुरली जब उगने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, मेन वुमेन और चिल्ड्रेन जो थे वो इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे, अपने खाने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। उसका वो लोग अब चाहते थे कि हम लोग ये सारे कुछ प्लांट्स को ग्रो करें ताकि हम लोग इसको अपने इस्तेमाल में ला सके। तो इस तरह से जो लोग थे वो फार्मर्स बन गए। फार्मर्स बनने के बाद वो लोग फिर जानवरों को किस तरह से, फिर जानवरों को देखते देखते उन लोगों को समझ में आ गया कि ये जानवर का ये चारा है, इस तरह से वो लोग रहना पसंद करते हैं। तो उन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया और जानवरों को पालने में जो फर्स्ट एनिमल जिसको पालतू बनाया गया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे वो लोग जानदार से फेमिलियर होते गए, उनके बारे में उनके हैबिट्स को जानने लगे, तो उसके बाद उनको पालतू बनाना शुरू किया। और उसमें जो पालतू बनाए वो सब कौन कौन थे, शिप थे, गोट, कैटल, पिग, ये सब कुछ को वो लोग अब उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। वो जो जानदार जो पालतू वो लोग बनाना चाहते थे जैसे गोट, तो बड़े बड़े जानदार से उस छोटे जानदार को प्रोटेक्ट करते थे। इस तरह से वो हार्डर बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब हमारा है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन यानी क्या हुआ, घरेलू यानी कि पालना, किसी भी चीज़ को पालना। तो पालना यानी कि या तो ऐसे फूड्स जिसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे एनिमल्स जिसे हम लोग पाल सकते हैं अपने घर में, उसे रख सकते हैं, वो हुआ डोमेस्टिकेशन। तो जो डोमेस्टिकेशन थे, तो जब लोग जानदारों के साथ फेमिलियर होने लगे तो या फिर जो प्लांट्स के बारे में धीरे धीरे वो लोग जानने लगे, तो वो बहुत सारे उस वक्त के लोग प्लांट ग्रो करने लगे, एनिमल्स को अपने साथ पालने लगे, उसको अपने साथ रखने लगे, उसके फूड हैबिट्स को जान गए धीरे धीरे। इस तरह से क्या हुआ कि कुछ जानदार जो थे, कुछ जानवर, कुछ एनिमल्स थे जो डोमेस्टिकेट उसको कर लिया गया, यानी कि उसको पाला जाने लगा। इस तरह से दो ग्रुप हो गया जानदार का। किस तरह से हो गया कि मतलब कुछ जानदार जो वाइल्ड है, जिसे पाला नहीं जा सकता, घर में रखा नहीं जा सकता, जो उस लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, और कुछ जानदार थे जैसे कि गोट, शीप वगैरह। इस तरह से क्या होता था, उसको पालते थे, अपने साथ रखते थे। दो दो तरह के जानदार के ये हो गए थे, मतलब डिवाइड कर दिया गया था उनको। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, उन लोगों में फ़र्क पैदा होने लगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लार्जर जो टीथ है, यहाँ पे दो तरह के दांत दिखाए गए। एक जो डोमेस्टिकेटेड जानवर के जो छोटे थे, और जो वाइल्ड एनिमल्स थे जिन्हें नहीं पाला जाता था उसके दांत बड़े थे। तो इस तरह से देखिए 12,000 साल पहले इस तरह से डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। और जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड जिस प्लांट को किया गया था वो थे वीट और बार्ली, और जिस एनिमल को किया गया था वो था शीप और गोट। तो अब देखिए यहाँ पे इन न्यू वे ऑफ लाइफ, इन न्यू वे ऑफ लाइफ मतलब पहले तो लोग यहाँ से वहाँ जाते थे हंट करने के लिए, उन लोग हमेशा अपना जगह चेंज करते थे। लेकिन जब फूड को ग्रो करने लगे, जब बहुत सारे अनाज को उगाने लगे, तो क्या अनाज तो एक दिन में उगने वाली चीज़ नहीं है, उसके लिए तो उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए वो क्या लोगों को उस जगह पे रहना पड़ेगा बहुत देर। तो इस तरह से एक न्यू वे ऑफ लाइफ हो गया। अब फूड को ग्रो करने की वजह से लोग एक ही जगह पे रहने लगे थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फिर देखिए जब लोग उस जगह पे रहने लगे, तो अब अनाज उगा रहे हैं वो लोग, तो उन लोगों के अनाज रखने के लिए भी कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी। तो अनाज रखने के लिए पॉट्स की ज़रूरत होगी, बास्केट्स की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से लोग डेवलप होते गए, और अब वो लोग पॉट्स, बास्केट्स वगैरह बनाने लगे उन अनाज को रखने के लिए। अब जो जानदार थे बहुत, एक जानदार अगर वो अपने घर में रख रहा, तो उससे बहुत सारे उसके घर में जानवर आ गए। तो इस तरह से लोगों को मिल्क मिलने लगा, मीट मिलने लगा, डिफरेंट तरह के फूड्स मिलने लगे। तो उस तरह से वो लोग इस पॉट में वो फूड्स को रखने लगे। देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लू स्क्वायर्स दिए गए हैं मैप में, वो मैप में आप लोगों को दिखा रही, वहाँ पे एविडेंस पाया गया है अर्ली फार्मर्स का और अर्ली हार्डर्स का, जो उस वक्त के थे वो कहाँ पाए गए हैं, जो जितने भी ब्लू स्क्वायर्स दिखाए गए वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वो पेज में देख लेते हैं। तो देखिए इस मैप में जितने भी ब्लू स्क्वायर आप लोगों को नज़र आ रहा है, वहाँ पे एविडेंस पाया गया है अर्ली हार्डर्स का और अर्ली फार्मर्स का। ठीक है, चलिए वापस उस पेज पे। तो जो एविडेंस है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स है, जो है वो नॉर्थ वेस्ट में, जो अभी कश्मीर में है, वहाँ पे फार्मर हार्डर्स का पाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टुवार्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन लोगों को बहुत जगहों पे ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस के भी साइट्स मिले हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है बुरजा होम। ठीक है,
तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको तो बुर्जा होम में मिले थे बहुत सारे ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस। तो फिर देखिए यहाँ पे जो अभी कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। तो पीपल जो थे उस वक्त के लोग जो पिट हाउसेस बनाते थे, पिट हाउसेस मतलब ऐसे घर बनाते थे जो ग्राउंड के अंदर में खोद कर, मतलब ज़मीन खोद कर वहाँ पे लकड़ी वगैरह देकर इस तरह से हाउसेस बनाए जाते थे, तो उसे पिट हाउस कहते थे। तो पिट हाउस जो थे वो बनाए गए थे और इसके एविडेंस मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को। और ये क्या करते थे, शेल्टर देते थे, मतलब कोल्ड में उन लोगों को शेल्टर देते थे या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान से उन लोगों को बचाते थे। इस तरह से उन ये सारा कुछ एविडेंस मिलता है। और यहाँ पे बताया गया है कि ड्रॉ ए पिट हाउस स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस। स्टोन टूल्स भी बहुत सारे लोग आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं जो कुछ पहले जो पैलियोलिथिक में बनाए जाते थे उससे कुछ डिफरेंट थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, नियोलिथिक कहा जाता था। तो जो ये जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स, वो पॉलिश्ड हुआ करते थे, कटिंग एज, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ करते थे। यहाँ पे वही टूल्स कुछ दिखाए गए हैं नियोलिथिक टाइम के आप लोगों को कि किस तरह से थे, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग डेवलप हुए, अब वो लोग खाना भी पकाना जान गए थे, वो लोग डिफरेंट तरह के पॉट्स में खाना बनाते थे, स्पेशली राइस और वीट वगैरह। तो वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया कि उस वक्त के जो बर्तन थे, पॉट्स थे, वो किस तरह के थे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हुआ ये मतलब कुछ कम समय में नहीं हुआ, इसको होने में बहुत समय लगा रहा। ऐसा नहीं हुआ कि फिर से हंटिंग बिल्कुल लोगों ने छोड़ ही दिया। कुछ जगहों पर दोनों चीज़ें की जाती थी, कुछ जगहों पे कुछ ज़्यादा डेवलप हो गया था, कहीं पे फार्मिंग शुरू हो गई थी तो कहीं पे अभी भी हंटिंग चल रहा था। इस तरह से बहुत मतलब लंबा टाइम लगा सारा कुछ चेंज होने में। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में बताया गया। तो जो मेहरगढ़ का जो साइट है ये एक फर्टाइल प्लेन में है और ये बोलन पास के करीब है। तो जो ये मेहरगढ़ है यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे लोगों ने बार्ली और वीट को उगाना शुरू किया था और रियर करना शुरू किया था, शीप और गोट को पहली बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेहरगढ़ में बहुत सारे बोन्स पाए गए, वहाँ पे बहुत सारे जानदारों के, और वहाँ पे रेक्टेंगल हाउस पाया गया जहाँ पे 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे। तो जब कोई इंसान मर जाता था तो क्या करते थे, उसकी कब्र में बहुत सारी चीज़ें लोग डाल देते थे, क्योंकि उन लोगों का क्या था, उन लोगों का बिलीफ था कि वो लाइफ एक डेथ के बाद भी एक लाइफ है जहाँ उसको इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से मेहरगढ़ में ये सारे कुछ पाया गया, जिसका एक यहाँ पे रेक्टेंगल हाउस का आप लोगों को मैप दिया गया है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लोगों का ये बिलीफ था कि वो लाइफ एक लाइफ है, मर जाने के बाद भी उसको इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो लोग जब कोई इंसान मर जाता था तो उसको उसके कब्र में क्या करते थे, गोट को भी रख देते थे ताकि आगे आने वाली लाइफ में वो इसका इस्तेमाल करे, इसे खा सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि केव पेंटिंग जो है कुछ फ्रांस में पाई गई हैं, जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई जो 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच में जो टाइम था उस वक्त ये पेंटिंग्स बनाई गई। और ये पेंटिंग्स किससे बनाई गई, बहुत सारी मिनरल्स जैसे कि ऑक्रे, आयरन और चारकोल, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो पेंटिंग्स बनाई गई है कोई स्पेशल रिचुअल ओकेजन पे। ये वहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये लास्ट पेज है हमारा, यहाँ पे बताया गया कि एक नियोलिथिक साइट जो है तुर्की में पाया गया है जिसका नाम है कैटल हुयुग पाया गया है। बहुत ही मतलब मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में जो फिलिंग इन द ब्लैंक दिया गया वो उसको देखिए आप लोग। हंटर गैदरर चाउज टू लिव इन केव्स एंड शेल्टर रॉक शेल्टर बिकॉज के बाद होगा दे फाउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन्स विंड्स एंड सनलाइट। जो सेकंड है ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, यहाँ पे होगा 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा हिस्ट्री का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह से हमारी ये हिस्ट्री की सीरीज़ भी चलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।